पानी और प्रगतिशील लेखक संघ के इस बहुत ही अनौपचारिक और एक बहुत छोटे से कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत है। कमरा छोटा है लेकिन हम लोग के दिल बड़े हैं। आज इत्तेफाक की बात यह है कि आज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं इसकी भूमिका कई दिन पहले से हम लोग बना रहे थे, लेकिन इधर कई बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग कार्यक्रम कर नहीं पा रहे हैं और एंड टाइम पे फिर कर लेते हैं। तो उसी तरह से ये कार्यक्रम भी पहले तय हुआ और फिर करते करते ये हुआ कि नहीं आज होगा। और हिरन चतुर्वेदी सर इस बात के लिए सुविख्यात हैं कि वो जल्दी राजी नहीं होते किसी चीज़ के लिए। तो मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज ही बात की है और आज ही उन्होंने हमें समय दिया। आज वो बहुत व्यस्त थे, इसके बावजूद उन्होंने समय दिया और वो यहाँ तक तशरीफ लाए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आप हमारे मुख्य वक्ता हैं। विषय रहेगा सत्याग्रह। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं आज 30 जनवरी है और आज ही के दिन बापू को गोली मारी गई थी। हम लोग हिरन चतुर्वेदी सर से उनके बारे में बातें सुनेंगे, सत्याग्रह पर बात सुनेंगे। और बहुत अच्छा मौका ये है कि हमारे बीच पंकज चतुर्वेदी जी हैं जो NBT नेशनल बुक ट्रस्ट में संपादक हैं और वो यहाँ पर 2-3 दिनों से मौजूद हैं। और इत्तेफाक है कि आज उनके पास में हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्हें हमें समय दिया और वो हमारे बीच यहाँ पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे बीच में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रदेश के महासचिव संजय श्रीवास्तव जी भी इत्तेफाकन हैं। ये तीनों ही लोग यहाँ पर संयोगवश हैं और बहुत खुशी हो रही है कि 3 लोग एक जगह पर इकट्ठे हो पाए हैं और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज के कार्यक्रम की शुरुआत की जाए तो एक औपचारिक अध्यक्ष हम लोग चुन लेते हैं और मुझे लगता है कि पंकज चतुर्वेदी जी से तो अध्यक्षता के लिए सर एकल वक्तव्य है सर का। तो मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर हिरन चतुर्वेदी सर को सादर सम्मान के साथ कि वो आज की बात शुरू कर सकते हैं। हमारे पास में पर्याप्त समय है, जितना आप देना चाहें हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। बहुत धन्यवाद संध्या जी। लेकिन अध्यक्ष जी की अनुमति से बोलना शुरू करूंगा, लेकिन अध्यक्ष जी के उस बात को भी याद रखूंगा जो उन्होंने भी कहा कि मैं सूत्र में बोला 15 मिनट बाद खत्म कर दी। तो इशारा इनका है कि बहुत अधिक मत बोलिएगा, क्योंकि ये अध्यापकों के उससे ज्यादा परिचित हैं कि कितना बोलते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि एक अध्यापक बगल में बैठा है जो मुझे बचाए रखेगा। सामने बैठी है वो बचाए रखेंगी, एक इधर भी बैठी है, तो कुछ राहत है। बात मैं इसलिए करना चाहता हूं कि देखिए सत्याग्रह को लेकर 2 मुझे बड़ी मुख्य बात कहनी है। पहली बात ये कहनी है कि गांधी के सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये दोनों अगर नहीं पढ़ा है और सत्याग्रह पे कोई बात कर रहा है तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। और दूसरी बड़ी दिक्कत खड़ी होती है जब कोई हिंद स्वराज की मूल गुजराती या हिंदी अनुवाद या भारतीय भाषाओं का अनुवाद ना पढ़ के अंग्रेजी अनुवाद पढ़ता है। इतनी बड़ी दिक्कत है। आपको बताऊं कि एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि वो मेरा लेख देख लो। एक उसमें छपा है, बहुत आजकल हम लोग वही देखते हैं जिस तरह से मीडिया हो गया है। तो उसमें लेख देखा, फिर उन्होंने कहा इंटरव्यू भी देखो। तो एक बहुत बड़े विश्वविख्यात प्रोफेसर साहब उनका विख्यात इतिहासकार का इंटरव्यू ले रहे थे। दोनों में उन्होंने गांधी के सत्याग्रह को पैसिव रेजिस्टेंस कहा और कहा जो वायलेंस हिंदुस्तान में फूटा, कम्युनल वायलेंस, वो पैसिव रेजिस्टेंस, रिप्रेस्ड वायलेंस का एक प्रतिकार था, रिएक्शन था। तो मैं वहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ कि इन गलतियों से हमें सावधान रहना है, क्योंकि हिंद स्वराज आप ले लीजिए, चाहे अब तो इस पे नेट पे है उपलब्ध, गुजराती भी और हिंदी। चैप्टर नंबर 17 सीधे सीधे लिखा है सत्याग्रह कोलन आत्मबल, गुजराती में भी हिंदी में भी। अंग्रेजी में चैप्टर 17 लिखा है सत्याग्रह पैसिव रेजिस्टेंस, जबकि अंग्रेजी अनुवाद करने वाले ने 16वें चैप्टर में उसे मॉरल फोर्स या करेज ऑफ कन्विक्शन कहा है। अब इतनी बड़ी गलती और उसमें इतने महान इतिहासकार
मतलब मैं उनको, उनके प्रति श्रद्धा में कमी नहीं आई है, मैं अपना आदर्श भी मानता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी गलती करें और एक दूसरा बड़ा विश्वविख्यात, नाम बता दी, नाम नहीं, नाम नहीं चलेगा, नाम आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा थोड़ी इसके देर बाद। समझ में हाँ, नहीं आ जाएगा। नहीं मैं बता दूंगा। वो जो है इतिहासकार हमारी तरह हैं, और जो हैंकर इंटरव्यू ले रहे हैं उनके बालों में चांदी है, सिर्फ चांदी ही चांदी है, ठीक, बाकी बातें मैं बाद में करूँगा। लेकिन मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, गांधी जब न्यू एम्पायर थिएटर, या जिसे जूइश थिएटर कहते थे जोहानिसबर्ग में, जब अपना भाषण कर रहे हैं, 11 सितंबर डेट है, अब नहीं देखेंगे उसको, लिख के लाए थे लेकिन देखेंगे नहीं, मन नहीं हो रहा देखने का। तो स्पष्ट है कि वो कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, वो हमें देखना, इसीलिए मैं कहता हूँ सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका बहुत जरूरी है। वो कह रहे हैं कि मैं अपना भाषण करने जा रहा था, लेकिन ये मुझे लगा कि प्रस्ताव पारित हो जाए वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से भेदभाव वहाँ हो रहा है इंडियंस के खिलाफ, ये होना नहीं चाहिए। चौथा प्रस्ताव जो है वो गांधी का है, और वहीं से बात बदलती है। हाजी हबीब खड़े हो जाते हैं कि गांधी जी का प्रस्ताव मैं पढ़ूंगा, और वो शिद्दत से पढ़ूंगा। उन्होंने प्रस्ताव लिया और उन्होंने सीधे सीधे ईश्वर की शपथ ले डाली कि आप लोग सब कसम खाइए कि इसका विरोध करेंगे। और जैसे ही ये हो चुका, गांधी ने कहा कि अब तो समस्या बड़ी हो गई, अभी तक तो आप उल्लंघन करते प्रण का तो अपराध के ही भागी होते, अब तो आपने ली है ईश्वर की, अब आप पाप के भी भागी होंगे अगर इससे पीछे हटेंगे। उस दिन 3000 भारतीय इकट्ठे थे, और मालूम नहीं क्यों अभिशप्त है एम्पायर अपने नाम से। मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, अगर थिएटर के साथ एम्पायर जुड़ जाए तो कुछ अभिशप्त है। वहाँ उसी दिन जल गया रात। और अगर आपको मालूम हो तो जबलपुर में एम्पायर थिएटर, ये प्रेमनाथ नरेंद्र नाथ वगैरह का, वो भी जला था, वो भी जला। तो थिएटर के साथ कुछ एम्पायर जल लगा है तो जलता है, और एम्पायर वैसे ही नष्ट नाबूद हो जाने चाहिए। तो गांधी उसमें लिख रहे हैं कि जैसे ही ये, अच्छा इसमें दो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जैसे ही वो जल जा रहा है तो लोगों को लगता है डेलिबरेटली जलाया गया है ताकि हम लोग यहाँ, तो एक कैटलिस्ट का, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गांधी के पास नहीं है, 3000 लोग थे, कहाँ जगह मिलेगी, हर बार जगह सिर्फ एक जगह मिली है, उसको हम मस्जिद कहते हैं। हर बार मस्जिद के प्रांगण में, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग हो, प्रिटोरिया हो, नाटाल हो, ट्रांसवाल कहीं हो, वहीं पे सभाएं होती रही सत्याग्रह। बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हम लोग अक्सर मिस करते हैं। पहली सभा के बाद वहीं हुआ, हाँ, क्योंकि उतनी जगह कहीं नहीं है। दूसरी बात गांधी लिख रहे हैं उसमें, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, बड़ी अद्भुत किताब है, छोटी सी है, मतलब उसमें तो मुझे ये लगा पढ़ने के बाद उस किताब को कि कौन बड़ा इतिहासकार है, नेहरू या गांधी। ये एक तुलना करने की मुझे, क्योंकि गांधी जितने पीछे ले गए हैं दक्षिण अफ्रीका का इतिहास अद्भुत है। 4 चैप्टर्स डिवोटेड टू लाइफ एंड कल्चर एंड ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन इन साउथ अफ्रीका, बहुत बढ़िया है। और उसमें वो लिख रहे हैं कि इसके कुछ दिन बाद ही जो सबर्ब है जोहानिसबर्ग का, वहाँ पर एक सभा हुई। हॉक्सन नाम के एक अंग्रेज थे, बड़े समृद्ध, उन्होंने कहा कि यार ये आखिर हिंदुस्तानी लोग इतने क्यों एजिटेटेड हैं, हम लोग चलिए इनकी बात तो समझें, समझने की कोशिश करें, एक वाय मीडिया निकालें, कोई डायलॉग संवाद संभव हो सके। तो हॉक्सन ने बैठक बुलाई, और ये बड़ी महत्वपूर्ण है। हॉक्सन ने बैठक बुलाई तो उसने इंट्रोड्यूस किया गांधी को, और गांधी को इंट्रोड्यूस करने के साथ उसने कहा कि दे बिलीव इन पैसिव रेजिस्टेंस, दे डू नॉट हैव फोर्सेस, दे डू नॉट हैव आर्म्स, दे आर इन माइनॉरिटी, देयरफॉर दे कुड नॉट डू एनीथिंग एल्स बट टू टेक रिकोर्स टू पैसिव रेजिस्टेंस। गांधी के अपने शब्द हैं कि मैं इतना एजिटेटेड हो गया उनको सुनने के बाद कि जो मैं तैयारी करके आया था मैंने पटक दिया।
और मैं शुरू हो गया पैसिव रेजिस्टेंस। मतलब कितना बढ़िया ब्रीफ प्रिपेयर गांधी करते थे। वो आप पढ़िए माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ तो समझ में आ जाता है। बोल नहीं पाते थे लेकिन ब्रीफ बहुत बढ़िया तैयार करते थे। गांधी ने उठाया विमेन एजुकेशन वाले मूवमेंट से, क्लिफर्ड वाले। उसके बाद गांधी चले आए ये जो विमेन एनफ्रेंचाइजमेंट का मूवमेंट चला था। दोनों मूवमेंट में पैसिव रेजिस्टेंस था वो, उसकी व्याख्या करी गांधी ने। और गांधी ने कहा ये पैसिव रेजिस्टेंस हमारा नहीं है, क्योंकि हमारे अपने वैल्यूज हैं। हिंसा किसी स्टेज पे नहीं होगी, ना तो करने शोषण जो का खिलाफ, ना उसके विचारों के खिलाफ, हम बस विरोध। तो उन्होंने कहा ये एक बिल्कुल पैसिव नहीं है, इट इज एक्टिव। नेगेटिव नहीं है, इट इज पॉजिटिव एंड इट हैज नथिंग बट सोल फोर्स। इतनी बड़ी बड़ी समस्या थी, इसका नाम क्या रखें। शुरू में तो जो अगर आप देखें तो 5-6 जो मीटिंग्स हो रही उसमें लिखा हुआ है पैसिव रेजिस्टेंट एसोसिएशन, ये है पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद गांधी इंडियन ओपिनियन में एक वो निकालते हैं विज्ञापन और कहते हैं पुरस्कार देंगे जो अच्छा नाम दे देगा। और गांधी नाम सजेस्ट करते हैं सद आग्रह, सद्भावना, सद्व्यवहार, तो सद आग्रह। और अल्टीमेटली मदन लाल गांधी जो उनका भतीजा है वो पुरस्कार जीता, उसने सत्याग्रह की खोज की। क्या बात है। तो ये सत्याग्रह वहां से आया और गांधी फिर इस पे जोर देने लगे। तो सत्याग्रह समझने के लिए हमें वहां तक जाना पड़ता है कि बिना उसके हम सत्याग्रह समझ नहीं सकते। गांधी के सत्याग्रह में एक खासियत तो थी कि वो वाकई जिसे कहते हैं आत्मबल, वो आत्मबल के ही सहारे थे। मतलब जिस तरह से उनके साथ व्यवहार होता रहा, वो तो एक ही जगह पढ़ के लोग मैरिट्सबर्ग की बात कर लेते हैं कि उतारे गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्हें कोच से जाना पड़ा बीच में। उसमें वो हॉलैंडर था, उसने उतार दिया नीचे, बाहर जाओ, बाहर बैठो, मुझे सिगरेट। और जब सिगरेट पी ली तो उससे कहा यहाँ से हटो। गांधी ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए क्या झंझट करना, 30-35 किलोमीटर का मामला है। फिर वो चला है बाहर, ये कुली सिट डाउन देयर, उसने एक बोरा फेंका, नीचे बैठ जाओ। वहां बैरिस्टर, गांधी ने लिखा है बैरिस्टर को कुली कहते थे, कुली बैरिस्टर, कुली डॉक्टर, कुली से मतलब सबको कुली चिल्लाते थे या सामी कहते थे। ये खुद लिख रहे हैं गांधी उसमें। और इसीलिए गांधी को बड़ा उसमें और मारना शुरू किया उसने। जब गांधी ने विरोध किया, मैं तो नहीं, उन्होंने कहा तुमने जब अंदर से मुझे बाहर भेजा मैंने एतराज नहीं किया, यहां से मैं नहीं उठूंगा। उसने मारना शुरू किया। गांधी कहते हैं मैंने किसी तरह अपने पकड़ा, किसी तरह नहीं, मैं गिर जाता कोच से। जो सवारी थे उन सवारियों ने बोलना शुरू किया कि गलत कर रहे हैं आप, उसको नहीं मारेंगे। और उसके बाद का तो और मजेदार है, फिर ट्रेन पकड़ी वहां जाने के लिए। फिर रास्ते में वही हुआ, उन्होंने कहा फर्स्ट क्लास में 3 पीस तो पहनते ही थे। बड़ा मजेदार किस्सा है, गांधी पढ़ने गए इंग्लैंड, तो उनसे कौन मिला, सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा ने लिखा है पिकाडिली सर्कस में गांधी मुझे मिले हैं 3 पीस सूट पहने हुए, टोटली वेल ड्रेस्ड। तो गांधी का वो एक पूरा वो है। तो गांधी वहां बैठे हुए हैं 3 पीस सूट पहने। जो अंग्रेज था उसने कहा कि आई हैव नो ऑब्जेक्शन, यू हैव अ वैलिड टिकट, यू शुड बी सीटेड हियर। वो आया जब टिकट चेक करने, तो उसने कहा तुम इस निगर के साथ बैठे हो, इस कलुए के साथ बैठे हो। इस तरह के स्लर्स उसने इस्तेमाल किए। उसने कहा मुझे ऐतराज नहीं है तो तुम्हें क्यों ऐतराज है, एंड ही हैज द वैलिड टिकट। तब जाके तो अच्छे लोग भी थे, इसलिए हॉक्सन ने ये बैठक बुलाई थी जहां पर गांधी ने क्लैरिफाई किया। और उसके बाद आप पाते हैं गांधी अपने मूवमेंट पर आगे बढ़ते। जो तमाशा हुआ, आफ्ताब आलम वगैरह ने जो मारा उनको, पठान जो था, जबकि सर्टिफिकेट जला रहे, उन्होंने कहा तुमने कहा था खत्म करवा दी। भारत में भी तो उन्होंने कहा था कि 1 साल आप संयम से रहें, हम 1 साल में आपको स्वराज दिलवा दें। लेकिन हम लोग तो चौरी चौरा जिंदाबाद हैं। तो हम लोग, और वाकई 32 से 36 के बीच के गांधी का जो पत्र व्यवहार है नेहरू के साथ, आप पढ़िए, उसमें खुल के कह रहे हैं कि तुम लोग संयम क्यों नहीं रख पाते, इतनी हिंसा क्यों करते हो। कानपुर वाली घटना जिसमें सिर्फ शाब्दिक हिंसा हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट फोरम द्वारा, उससे बहुत नाराज हो गए थे गांधी कि कर क्या रहे हो तुम, इस तरह से तुम चलाओगे पार्टी, ये पार्टी का चलाने का तरीका नहीं है। तो गांधी
उस सत्याग्रह को बिल्कुल उसी तरह ले जाना चाहते थे। और एक चीज बता दें, वो उनका एक्सपेरिमेंट वहां पर कितना कामयाब है कि पहला बायोग्राफर उनका कौन है, बिशप डोक, हाँ, पेट्रियट लिख रहे हैं, और उनकी बेटिया वो मार रहा है, वो आलम और वो बचा के ले जा रहे हैं। तो ये सब जो एक्सपेरिमेंट गांधी कर रहे हैं, बर्दाश्त करना बड़ा कठिन होता है। जमाने को, जो साहब ने लिखा है, जमाने को जब्त गम के सलीके सिखा दिए, हद से बढ़ा मलाल तो बस मुस्कुरा दिए। तो जो बहुत बड़ी चीज होती है कि आप मुस्कुराते रहें, ठीक है भाई, तुम्हें जो कहना हो कहो, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम जो अपने रास्ते पे सही मानते हैं तो हम सही रास्ते पे चलेंगे। इसीलिए आप देखिए 20 में जो हुआ आंदोलन शुरू करने के बाद, किसने विरोध नहीं किया, चाहे CR दास हों, चाहे आपके मोतीलाल नेहरू हों, पूरे के पूरे पुराने कांग्रेसियों ने विरोध किया कि कैसे आंदोलन वापस ले लो। नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इसकी मुखालफत की है, और तो और छोड़ दीजिए, लेकिन गांधी नहीं टिके। एक बहुत मजेदार बात है जो मैं जल्दी से कह दूं, क्योंकि सूत्रों में ही आज बात करनी नहीं जरूरी नहीं है भाई। तो ये जब नेहरू फॉरेन पॉलिसी अपनी डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसमें कह रहे हैं, आई एम नॉट इनिशिएटिंग एनीथिंग, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, जो भारतीय परंपरा है वो ले रहा हूँ, और ये गांधी जी का जो अहिंसा का सिद्धांत है वही है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का तरीका। तो इसीलिए सत्याग्रह का प्रभाव तो हमें लगातार दिखता, और सबसे भयंकर दिखता है दांडी मार्च के बाद, जब गांधी अरेस्ट हो गए हैं और सरोजनी नायडू वगैरह जो नेतृत्व कर रही हैं वहां तक जा रही हैं, मेहसाना सॉल्ट वर्क्स में, और बाकायदा सर पे मारा जा रहा है। सोचिए कि गांधी जब चल रहा है वहां से दक्षिण अफ्रीका से, तो जनरल स्मट्स जो CEO था वो कहता क्या है, वो बड़ा मजेदार है। वो कहता, अब देखिए जो स्मट्स लगातार, स्मट्स के सेक्रेटरी ने अपने उसमें लिखा है, जो बाद में स्मट्स के उसमें आया है रिकॉर्ड में, कि हम किसी भी आंदोलन को दबाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इनके नए प्रयोगों के लिए हम लोग अभ्यस्त नहीं हैं, प्रशिक्षित नहीं हैं, हमें नहीं मालूम इसका कैसे समाधान करें, इसको कैसे डील करें। और ये बहुत बड़ी बात है। जब एक बार उन्हें जेल से जल्दी छोड़ दिया जा रहा है, तो कहते हैं मैं तो नहीं जाऊंगा जेल से। उन्होंने कहा क्यों नहीं जाऊंगा, मेरे पास में पैसा ही नहीं, मैं कैसे जाऊंगा। इस वर्ष के सेक्रेटरी ने टिकट ला के दिया कि जाए महाराज आप, क्योंकि कल सवेरे आप जाएंगे तो यहाँ आफत हो जाएगी। तो गांधी के साथ अगर दक्षिण अफ्रीका का आप अनुभव देखें, तो उनको दक्षिण अफ्रीका में लोग जल्दी छोड़ देते थे। सवेरे जाना है गांधी को, तो सवेरे 5 बजे छोड़ देते थे, 10 बजे कह के कि भैया ये यहाँ से जाए, भला टले नहीं, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी जेल में। और वो कोचरब के बाद गुजरात में पहला आश्रम कोचरब बना रहे हैं। कोचरब के में कहा उन्होंने हाइजीन की व्यवस्था नहीं है, बहुत व्यवस्था हो रही है, इसलिए वो जब ले जा रहे हैं, जहाँ हम लोग जाते हैं साबरमती के संत कहते हैं, तो वहाँ ले जा रहे हैं आश्रम, तो यही कह रहे हैं जेल के बहुत निकट है, बहुत आसान रहेगा तुम लोगों के लिए सत्याग्रह करना। कितनी बड़ी बात सोचिए। और वो आदमी जब चंपारण का कर रहा है, क्या कह रहा है राजेंद्र प्रसाद से, राजेंद्र प्रसाद से कह रहा है कि भाई सबकी, लोग लिख रहे थे ना कि सब लोग अपने अपना अकाउंट विवरण लिख रहे हैं बैठे, राजेंद्र प्रसाद एंड कंपनी। तो राजेंद्र प्रसाद से कहा कि हम जेल चले जाएंगे फिर क्या होगा। राजेंद्र प्रसाद जी बोले मेरा तो काम खत्म हो जाएगा, आप जेल गए फिर हम किसकी क्या लिखेंगे, फिर यहाँ कौन आएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, जेल जाने के लिए तैयार हो, अगर जेल जाने के लिए तैयार नहीं हो तो कामयाबी नहीं मिलेगी, तब सत्याग्रह नहीं। और बिल्कुल ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, कभी कभी सोशल फोर्सेस, ये जो नागरिक समाज से बैठक से आए हैं उनकी तरफ खास इशारा है, सोशल फोर्सेस बिकम मच मोर पावरफुल देन द स्टेट फोर्सेस, और उसके लिए हमको निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। और इसके इस समय के माहौल में तो खास तौर से सिविल सोसाइटीज हैव अ मेजर रोल टू प्ले। और वो इतना जबरदस्त सोशल फोर्स था कि राजेंद्र प्रसाद जी को मजबूर होके स्वीकार करना पड़ा।
और वहाँ के लोगों का सोशल फोर्स कैसे बना, प्रेशर कैसे बना। उन्होंने कहा बाहर का आदमी ये आया है जो दक्षिण अफ्रीका से, गुजरात का रहने वाला, हमारे लिए सत्याग्रह कर रहा है, तो हम क्यों नहीं। यही वहाँ हुआ था खेड़ा में, यही अहमदनगर हड़ताल, मिल वाली हड़तालों में हुआ। वो सत्याग्रह सारा भाई उन्होंने कहा कि मेरी वजह से तुम मत उनका बात मानो, अगर तुम्हें दिल से लग रही हो कि उनकी मांगे जायज हैं तब तो उनकी मांग मानो, नहीं मत मानो। तो ये एक जो निरंतर, और वो गांधी इसीलिए कहते थे, जो पहली प्रस्ताव है उसमें क्या कहा गांधी ने बाद में, जब कहा पाप है, अब तुम अपराध ही नहीं पाप भी है, तब भी कहा कि जेल जाने को तैयार रहो, तुम्हारी जमीनें जब्त हो सकती हैं, संपत्ति कुर्क हो सकती है, तुम भूखे रह सकते हो, तुम्हें सताया जा सकता है, यहाँ तक कि तुम्हें आत्मोत्सर्ग करना पड़ जाए। तो जो बाद में गांधी का सत्याग्रह का तरीका है भूख हड़ताल का, वो वही है, निरंतर अपने ऊपर लेना, दूसरे से नहीं, हम खुद को दंडित कर रहे हैं। ये एक बहुत वाकई, अब वो मैं एक बात और जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि ये वक्त है जब हम लोग ये सब बातें करें। इतना मनोवैज्ञानिकों ने और लोगों ने, खासतौर से हमारे दक्षिणपंथी लोगों ने इतने आरोप लगाए गांधी पे, लेकिन मैं कह रहा हूँ नोआ खाली वाला जो एक्सपेरिमेंट उनका था, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बेटो, अगर वो ना लिखते तो क्या किसी को पता चलता? अगर उनके मन में कहीं गड़बड़ी होती तो क्या वो लिखते? हमारे यहाँ तो वही है कि जब तक हाथ मिलता रहेगा तब तक व्यापार बढ़ता रहेगा, लेकिन हम लोग बड़े, जिसे कहना चाहिए एक हिपोक्रेट सोसाइटी है, हम लोग हिपोक्रेसी में विश्वास करते हैं, और इसीलिए ये इस तरह से होता रहता, पर्दे पीछे कुछ भी होता है, आवरण रहे। तो ये गांधी के सत्याग्रह का सबसे बड़ा प्रमाण मुझे मालूम नहीं क्यों नोआ खाली दिखाई देता है, और उसका स्वीकारोक्ति नहीं कैसे पता चलता। और डॉक्टर संजय जी से एक दिन बात हो रही थी, संभवतः वो कहीं पे छप रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात मैं इनसे वही उस दिन चर्चा कर रहा था कि बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है, बर्ट्रैंड रसल ने लिखा कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी जेनेवा में, हम लोगों ने इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और उसमें हम लोगों ने नो वॉर उस पर सिग्नेचर्स लिए, 23 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के सिग्नेचर थे, और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम लेके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, उसका नाम था आइंस्टाइन। आइंस्टाइन का भी उस पर दस्तखत है। आइंस्टाइन और बर्ट्रैंड रसल ने मिलके, दो नोबेल लॉरेट की बात कर रहा हूँ, दोनों ने मिलकर इसका ड्राफ्ट तैयार किया था, और वो ड्राफ्ट तैयार करके बर्ट्रैंड रसल ने भेज दिया सिग्नेचर करके, और जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी आइंस्टाइन उसी दिन गुजर गए। बर्ट्रैंड रसल ने ये भी बताया और ये सूचना दी, इतना दबाव था कि वो जो बिग फोर की जो बैठक हो रही थी उसमें सबको मानना पड़ा कि हाँ युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध कोई प्रतिकार नहीं है। तो मुझे इसीलिए बार बार नेहरू का वो 1936 का लखनऊ का वो एड्रेस याद आता है, जब वो कहते हैं सोशलिज्म इज द न्यू सिविलाइजेशन। बात हो रही है विश्व युद्ध की, उस समय हिरोशिमा नागासाकी तक का दौर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और नेहरू इस तरह की बात कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी को अगर आप देख लें, पंचशील देख लें, नॉन अलाइनमेंट देख लें, ये गांधी का प्रभाव है सत्याग्रह का। तो अब केनेथ कोंडा, हमारे पूरा दक्षिण अफ्रीका वाले उठा के जितने नाम गिनाने हो सारे नाम गिन लीजिए, तो सबके ऊपर किस, और तो नहीं, जरा सी बच्ची ग्रेटा थनबर्ग, इसके ऊपर देखिए कितना जबरदस्त है जो गांधी ने लिखा। देखिए हिंद स्वराज के लिए पूछा उन्होंने नेहरू से, हैव यू रेड इट, हैव यू रेड इट केयरफुली? बोले यस बापू, आई हार्डली रिमेम्बर इट। बोले हाँ, यही दिक्कत है। और आज देखिए जो गांधी ने कहा वही सस्टेनेबल गोल्स जो यूएन के हैं वही हैं, और उसी पे ग्रेटा संघर्षरत है। और क्लाइमेट चेंज हम लोग देखते हैं, हम तो अक्सर कह देते हैं कि जो हम लोग देख रहे हैं तमाशे वेस्टर्न मॉडल, मैं इसलिए गांधी को अब इस हद तक मानने लगा हूँ कि वेस्टर्न मॉडल पे हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ पुराना कल्चर देख लीजिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, क्या ड्रेनेज सिस्टम था, और हमने वेस्टर्न मॉडल अपना लिया। क्या ड्रेनेज सिस्टम है कि भैया कोई एक शहर बता दीजिए
जहाँ वाटर लॉगिंग ना होती हो। जरा सा पानी बरसेगा, शहर तबाह हो जाता है, गतिविधियाँ रुक जाती है, जीवन ठप हो जाता है। तो अगर जीवन चलते रहने देना है तो सत्याग्रह एक मार्ग है, लेकिन सत्याग्रह में वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं तो वो पैसिव रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे मैं बात इसलिए रोक रहा हूँ ताकि कुछ प्रश्न हो सकते हैं। वाचिक भी नहीं, वाचिक हिंसा भी नहीं। वाचिक नहीं, विचार से भी नहीं, विचार से भी नहीं, विचार विचार से भी नहीं। वाचिक तो दूर हो हिंसा, गया, वाचा, कर्म, विचार नहीं। करे विचार भी ना आए, क्यों आए? वैसे एक उम्र के साथ कई लोग हैं उस उम्र के दायरे में, वो अपने आप होने लगता है, जाने दो। बड़ा दीर्घ है। सत्याग्रह वाली जो घटना बता रहे हैं ना, ऐसा कहा जाता है, मैंने सिख हिस्ट्री में पढ़ा है कि गांधी के सत्याग्रह से पहले सिखिज्म में सत्याग्रह का एक बेरी वाला कांड कहा जाता है उसको, जिसके अंदर मुगलों ने बोला कि इस बेरी के जंगल से लकड़ी काट कर आप चूल्हे के लिए नहीं ले जाओगे लंगर के। तो उसमें सिखों के जत्थे जाते थे बेरी वाला बाग में, वो लोग इनके ऊपर अटैक करते थे, 100-200 लोग जमीन पे गिरते थे और दूसरा जत्था फिर खड़ा होता। बहुत बढ़िया बात। ये गांधी के जन्म 150 पहले साल की बात है। अब इसी में एक चीज और पंकज जी जोड़ दूं, थोरो की सिविल डिसोबीडियंस गांधी देख रहे हैं, और गांधी कह रहे हैं ठीक है ये कर रहा है, लेकिन ये हमारे यहाँ उपनिषद में है। तो इसीलिए वही फिर हम चले जाएंगे, फिर शोपेनहावर आ जाएगा, फिर वही। चलिए, तो ये जो किसी को नहीं पूछ लीजिए, किसी कुछ पूछना हो कोई सवाल। इतनी बढ़िया टिप्पणी आई, इतनी बढ़िया पूरा, हमें तो नहीं मालूम था ये सिख वाली। ये सर, ये आपका एक किताब है करतार सिंह गुग्गल की, अच्छा सेकुलर परसेप्शन सिख फेथ, अच्छा अच्छा, उसमें इसका जिक्र है। वाह, वो हिंदी में भी है। Secular perception? बहुत इनसे कुछ मिला ये- है, कोई पहले तब तो उसको बहुत कुछ है। उसको मैंने हिंदी में छापा था, उसका कुलन कुशल ने अनुवाद किया था, पंथ निरपेक्ष पंथ लिख के उसका जो उसको करा था तब मैंने। क्योंकि मैं अनुवाद से बड़ा घबरा गया। हाँ, इसलिए कि हम लोग दो मेडिवलिस्ट यहाँ बैठे हैं, हम और गायत्री।